27 फरवरी 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर एक 23 साल का लड़का, बिल्कुल शांत, बिना डर के, बिना घबराहट के, फांसी पर चढ़ने की तैयारी में खड़ा था। उसका नाम भगत सिंह। इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ देने का फैसला, और वो भी पूरी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन असली सवाल यह है, किसने उसे ये यकीन दिया कि उसका यह फैसला सही है? उसे कैसे पता था कि ये लड़ाई सच में दुनिया बदल देगी? क्या वह सच में खुद की मर्जी से चल रहा था, या उसके हालात, उसका समय, उसकी परवरिश, उसके अनुभव उस पर शासन कर रहे थे? अब एक मिनट रुककर सोचो, अगर भगत सिंह आज पैदा होते एक सामान्य कॉलेज में, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम वाले जमाने में, शायद नौकरी की टेंशन, EMI और प्लेसमेंट का पीछा करते हुए, क्या वो वही भगत सिंह होते, या फिर इतिहास किसी और को लिखना पड़ता? मतलब, क्या हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, या हमारा समय, माहौल और दुनिया हमें चलाती है? और अगर हम दुनिया को जैसी है बस स्वीकार कर रहे हैं, तो जो सच हम देख रहे हैं, क्या वह सच में सच है, या सिर्फ वही है जो हमें दिखाया जा रहा है? जैसे 1919 में जलियांवाला बाग में हजारों लोगों पर गोलियां बरसाई गई। कई लोग चिल्ला रहे थे, ये क्यों हो रहा है, ये सच है क्या? लेकिन सैकड़ों परिवारों ने सालों तक ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उनके लिए तो यही उनकी रियल वर्ल्ड थी, यही सच था, यही जिंदगी थी। अब तुम सोचो, एक जैसा सच, एक ही घटना, एक ही दुनिया, लेकिन अलग लोगों के लिए अलग रियलिटी। तो असली सच क्या है? क्या हम जो देख रहे हैं वह दुनिया का असली चेहरा है, या वो सिर्फ हमारी समझ का बनाया मॉडल है? क्या हम सच को जानते हैं या सिर्फ मानते हैं? यही से शुरू होता है थॉमस नागेल की किताब व्हाट डज इट ऑल मीन। दर्शन की किताब नहीं, बल्कि मनुष्य के दिमाग की तह तक उतरने वाली यात्रा। ये किताब हमसे वही सवाल पूछती है जो शायद भगत सिंह से किसी ने कभी नहीं पूछा। तुम्हारा विश्वास कहां से आया? तुम्हारा निर्णय कितना तुम्हारा है? तुम्हें कैसे पता कि जो तुम देख रहे हो वही सच है? और यही से शुरू होता है हमारा चैप्टर 1, फेसिंग दी अनसर्टेन रियलिटी। इतिहास अजीब है, ये इंसानों को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वे सच में अपने फैसलों पर चल रहे हैं, या हालात उन्हें धक्का दे रहे हैं। जैसे 1947 का वो महीना जब लाखों लोग ट्रेन से निकल रहे थे। कोई अपने घर छोड़ चुका था, कोई अपनी मिट्टी। किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा नक्शा सही है और कौन सा गलत। हर चेहरा डर में डूबा हुआ था, पर सबकी नजरों में एक जैसा सवाल था। जिन जिंदगियों को कभी स्थिर माना गया था, वे रातों रात अस्थिर कैसे हो गई? क्या उस समय इंसानों ने सच खुद समझा, या जो बताया गया उसी को सच मान लिया? यही से सवाल उठता है कि इंसान की सोच कितनी अपनी है और कितनी उधार में मिली हुई। किसी ने कभी सोचा था कि भोपाल की एक रात में हजारों लोगों की सांसें छिन जाएंगी? जब गैस ने गलियों को भर दिया, लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। सुबह अखबारों में लिखा था घटना, पर बहुतों के लिए वो जिंदगी का अंत थी। लेकिन उस रात इंसान ये तक महसूस ही नहीं कर पाया कि वो स्थिति को समझ रहा है या बस सह रहा है। ये वही होता है जब हकीकत इतनी बड़े तमाचे की तरह सामने आती है कि इंसान दिमाग से ज्यादा हालात से चलने लगता है। दूसरी तरफ कभी सोवियत रूस का एक शहर ले, जहां लोग कानों में चुप्पी भरकर चलते थे। अखबार एक ही कहानी छापते थे और जनता उसी पर यकीन कर लेती थी, क्योंकि दूसरा रास्ता खुला ही नहीं था। जब इंसान को सच देखने का मौका ही ना मिले, तो क्या वह सच को पहचान भी पाएगा? ये वही जाल है जहां दुनिया असली कम दिखाई ज्यादा लगती है, जैसे अंधेरे कमरे में एक खिड़की हो और इंसान सिर्फ उसी से बाहर की दुनिया को असली समझ बैठे। कभी किसी ने यह भी सोचा कि कितने बड़े युद्ध ऐसे फैसलों से शुरू हुए जिनमें लाखों लोगों ने सिर्फ इसलिए भाग लिया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यही सच्चाई है? युद्ध भूमि में खड़े सैनिक को कहां पता कि उसकी बंदूक किसके लिए सही है और किसके लिए गलत? वो वही मानता है जो उसे प्रशिक्षण के समय सिखाया गया। और यही मानव दिमाग का सबसे बड़ा उलझाव है। इंसान सोचता है कि वह सोच कर चल रहा है, पर अक्सर वो केवल बहाव में बह रहा होता है।
असली सवाल तो यही है, क्या हम दुनिया को वैसे देख रहे हैं जैसी वो है, या वैसी जैसी हमें दिख रही है? और अगर सच्चाई देखने के लिए आंखें काफी नहीं, तो फिर अगला रास्ता कौन सा है? ये सवाल आगे की राह को और ज्यादा उलझाता है, और यही उलझन अगले अध्याय में और गहरी हो जाती है। चैप्टर 2, इनसाइड द इनविजिबल माइंड। इंसान अपने दिमाग को सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता है, पर सच ये है कि दिमाग कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, बस उतना जितना वो संभाल सके। ये बात सबसे साफ दिखी भारत में आपातकाल के समय, जब अखबारों में हंसते हुए फोटो छप रहे थे, भाषणों में विकास की बातें हो रही थी, पर घरों में डर था, गलियों में खामोशी थी। लोग दिमाग से समझ रहे थे कि सब ठीक है, क्योंकि उन्हें यही बताया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। दिमाग ने उन्हें वही देखने दिया जो उसे सुरक्षित लगा, पर मन बेचैन था, क्योंकि वो दबा हुआ सच सुन रहा था जिसे कोई जोर से बोल नहीं रहा था। यही वो फासला है जो हम सोचते हैं और जो हम सच में महसूस करते हैं। अगर दिमाग इतना भरोसेमंद है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लोग अपने ही पड़ोसी, अपने ही लोगों पर शक करने लगे? क्योंकि दिमाग संकेतों पर चलता है। उसे अगर हर तरफ से एक ही आवाज सुना दी जाए, तो वो उसे सच समझ लेता है। वहां के लोग गलत नहीं थे, उनका दिमाग बस लगातार एक ही संदेश सुनते सुनते उस पर विश्वास करने लगा। मन ने सवाल उठाने की कोशिश की होगी, पर दिमाग ने उसे दबा दिया, क्योंकि बहुमत का डर मन की आवाज को अक्सर दबा देता है। एक और जगह देखो, अमेरिका में एक शहर में दशकों तक लोग ये मानते रहे कि उनकी नदी साफ है, जबकि फैक्ट्रियों से निकलता जहर उसी में बहता जा रहा था। दिमाग को हर रोज सामान्य दिन दिख रहे थे, लोग नहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, नौकरी पर जा रहे थे, तो मन ने सोचा सब ठीक है। लेकिन जब कैंसर के केस अचानक बढ़ने लगे, तब जाकर दिमाग को एहसास हुआ कि वो इतनी देर तक आधा सच देखता रहा। दिमाग अक्सर दर्द को तब तक नहीं मानता जब तक दर्द गले पर हाथ रखकर बैठ न जाए। इंसान के दिमाग की सबसे घातक चाल यही है, वो खुद को बहुत समझदार समझता है। वो कहता है मैं फैसला कर रहा हूं, लेकिन असल में फैसले हमेशा पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारी यादें, डर, इच्छाएं, घटनाएं, ये सब मिलकर अंदर एक अदृश्य कमरा बनाते हैं जहां फैसले तैयार होते हैं, और हमें बाहर सिर्फ उनका परिणाम मिलता है। जैसे कोई मंच पर कलाकार नाच रहा हो और पर्दे के पीछे खड़ी असली ताकत उसे इशारे से चला रही हो। सोचकर डर लगता है कि हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा समझकर नहीं, बस महसूस करके जी रहे होते हैं। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और हम उसी को जिंदगी मान ले, जबकि प्रोजेक्टर कहां से चल रहा है ये देखने की हिम्मत ही न करें। असली सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग हमें पूरी दुनिया नहीं दिखा रहा, तो जो भी सोच हम अपनी मानकर जी रहे हैं, क्या वह सच में हमारी है, या हम बस एक ऐसे कमरे में बंद हैं जहां खिड़कियां हैं, पर हम उन्हें खोलने का ख्याल तक नहीं कर पाते? और अगर ये सच है, तो अगला सवाल और भी बड़ा बन जाता है। जब दो लोग एक ही दुनिया को देख रहे हों और दोनों उसे अलग समझें, तो सच किसके पास है? यही उलझन अगले अध्याय में और भी जटिल रूप लेती है। चैप्टर 3, द प्रिजन ऑफ चॉइसेस। इंसान को सबसे बड़ी गलतफहमी यही रहती है कि उसके पास अनगिनत चॉइस है। वो सुबह उठते ही मान लेता है कि आज क्या होगा, कैसे होगा, ये सब उसके अपने नियंत्रण में है। पर असलियत अक्सर इतनी साफ नहीं होती। जैसे 1991 में जब भारत आर्थिक संकट में था, सरकार के पास च्वाइसें दिखती तो थी, पर असल में च्वाइस शून्य थी। सोना गिरवी रखना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव मानना पड़ा और नया आर्थिक दरवाजा खोलना पड़ा। दिखने में ये एक निर्णय था, पर असल में ये मजबूरी थी, क्योंकि कभी कभी हालात च्वाइस का वेश पहनकर सामने आते हैं। जनता ने सोचा देश ने रास्ता चुना, पर सच्चाई यह थी कि रास्ता पहले ही चुन लिया गया था, बस सरकार को उस पर चलना पड़ा। यही चीज व्यक्ति स्तर पर भी होती है। जैसे एक साधारण परिवार का युवा जिसने सपना देखा कि वो वैज्ञानिक बनेगा, शोध करेगा, खोज करेगा, लेकिन घर में पैसा कम है। परिवार को उम्मीद है कि वो नौकरी करे ताकि घर का खर्च चले।
अब ये युवक सोचता है कि उसके पास दो रास्ते हैं, सपना या जिम्मेदारी। पर इन दोनों में से कोई भी असल में फ्री चॉइस नहीं है। सपने का रास्ता गरीबी से डराता है, जिम्मेदारी का रास्ता मन को कचोटता है। अंत में युवक नौकरी चुन लेता है और दुनिया कहती है, इसने अपना निर्णय लिया। लेकिन किसने देखा कि ये निर्णय दिमाग से नहीं, पेट और हालात से आया? अगर चॉइस इतनी आसान होती तो 2008 की आर्थिक मंदी में अमेरिका के लाखों लोग अपने घर न गंवाते। पर उनके पास भी दिखने को कई विकल्प थे, लोन, नौकरी, ईएमआई, नई डील। पर जब कंपनियां ढहने लगी, नौकरियां गायब हो गई और बैंकों ने घर छीन लिए, तब समझ आया कि असल चॉइसें कागज पर थी, जिंदगी में नहीं। इंसान जब तक सुरक्षित होता है, चॉइसें दिखती रहती है। संकट आते ही पता चलता है कि कौन से फैसले हमारे थे और कौन से सिर्फ जीने के लिए उठाए गए कदम। दिमाग भी चॉइसों के नाम पर हमें धोखा देता है। जैसे किसी दुकान में 100 चीजें रखी हो, पर हमारा दिमाग केवल 3 ही नोटिस करे, बाकी को अनदेखा कर दे। हम सोचते हैं कि हमने तीनों में से एक चुनी, जबकि असल में दिमाग ने खुद ही 90 चीजों को शुरुआत में ही दिमाग के बाहर फेंक दिया। चॉइस का नाटक वहीं से शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, जबकि दिमाग हमें पहले ही तय रेंज में बंद कर चुका होता है। एक ऐसे कमरे में जहां दरवाजे 100 हैं, पर रोशनी सिर्फ 3 पर पड़ती है। और यह सबसे गहरा डर यही छुपा है, अगर हमारे निर्णय हमारे नहीं तो फिर जिम्मेदारी किसकी? अगर गलती हमने नहीं चुनी तो उसकी सजा किसे मिले? क्या इंसान वाकई स्वतंत्र है, या वह एक ऐसे खेल का मोहरा जहां चालें पहले से तय है और हम बस हरकत करने वाले किरदार? अगर यही सच है तो अगला सवाल और भी भारी बन जाता है। अगर चॉइस असली नहीं तो इंसान सही और गलत का फैसला कैसे करता है? ये टकराव अगले अध्याय में और भी खतरनाक रूप लेता है। चैप्टर 4, जजमेंट, मोरालिटी एंड द अनफेयर वर्ल्ड। दुनिया हमेशा ये मानकर चलती है कि इंसान सही गलत समझ सकता है, मगर असली मुश्किल ये है कि सही गलत हर जगह एक जैसा होता ही नहीं। जैसे एक तरफ 1960 के दशक में अमेरिका का एक छोटा सा काला परिवार सोच रहा था कि वो मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नस्ल भेद वाले कानून ये साफ कर देते थे कि मेहनत का फल सबको बराबर नहीं मिलता। वे नियम जो किताबों में न्याय कहलाते थे, जमीन पर अन्याय के लिए ढाल बन जाते थे। उस दौर में अगर कोई उनसे पूछता कि सही क्या है, तो उनका जवाब किसी धनी गोरे नागरिक से बिल्कुल अलग होता। मतलब इंसान का नैतिक निर्णय उसके हालात से पहले से रंगा हुआ होता है। जैसे काले शीशे से सूरज को देखो तो रोशनी भी धुंधली लगे। भारत में भी ये सिर्फ इतिहास नहीं, आज तक दिखता है। एक गांव में शिक्षक ने रिश्वत लेने से इनकार किया। सोचा कि ईमानदार रहकर बच्चों का भविष्य सुधारेगा, मगर अधिकारी ने उसे टुकड़ों पर टाल दिया और उसकी नौकरी वही फाइलों में अटकी रह गई। अब समस्या यह है कि समाज ईमानदारी को सही कहता है, लेकिन उसी समाज के नियम ईमानदार को सबसे ज्यादा दंड देते हैं। बाहर से लोग कहते हैं, इसने सही रास्ता चुना, पर उसके बच्चों के खाने या घर का किराया कौन चुकाएगा? किताबों में नैतिकता सुंदर लगती है, जिंदगी में अक्सर भूख उसे चुप करा देती है। ऐसा ही अर्जेंटीना में 1970 के दशक में हुआ, जब हजारों निर्दोष लोग बिना मुकदमे गायब कर दिए गए। सरकार कहती थी वे देश विरोधी हैं, उनके परिवार कहते थे वे आम नागरिक हैं। यहां असली सवाल ये नहीं था कि कौन सही है, बल्कि ये कि न्याय का दरवाजा बंद होने पर सत्य बोलने का अधिकार किसके पास बचता है। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के 2 हिस्से बने, एक जो सरकार को सही मानता था, दूसरा जो बिल्कुल उल्टा मानता था। अगर नैतिकता इतनी पक्की होती तो 2 ध्रुव पैदा ही क्यों होते? और यही से दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। इंसान अक्सर दूसरों का निर्णय इतना तेज कर देता है जितना खुद का कभी नहीं। जैसे अगर किसी युवा ने गलती से गाड़ी टकरा दी तो लोग तुरंत कहेंगे बेख्याल, लापरवाह। लेकिन अगर वही घटना किसी मंत्री के बेटे के साथ हो तो फाइलों में लिखा जाएगा अनचाहा हादसा। मतलब नैतिकता इंसान से ज्यादा समाज के पद, ताकत और पहचान पर टिकी होती है। दिमाग जो देखता है वही सत्य मान लेता है,
लेकिन न्याय केवल आंखों से समझ नहीं आता। अगर दुनिया हर इंसान को एक जैसा मौका नहीं देती, तो फिर सही गलत का तराजू आखिर किसके हाथ में है? और अगर नैतिकता भी इतनी अस्थिर है, तो फिर इंसान को जिंदगी में किस आधार पर जीना चाहिए? यही सवाल अगले अध्याय में सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। चैप्टर 5, डेथ, एब्सर्डिटी एंड दी सर्च फॉर मीनिंग। जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इंसान पहली बार ये समझता है कि मौत किसी भी पल दरवाजा खटखटा सकती है और उसे कोई मौका नहीं मिलेगा खुद को समझाने का कि वो आज किस लिए जी रहा था। जैसे 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ के दौरान हजारों लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में पहाड़ पानी के साथ शहरों को निगल जाएगा। लोग मंदिरों के बाहर खड़े थे, अपने परिवारों के साथ, हर कोई अपने जीवन को चलते हुए देख रहा था। पर एक ही रात में बहुतों की कहानी खत्म हो गई। सवाल यह था कि इतने वर्षों की दौड़ भाग, मेहनत, सपने, मान्यताएं, सबका मतलब क्या था? अगर एक लम्हे में सब समाप्त हो जाए। मौत यही तो है जो हमारे दिमाग की बनाई कहानी पर आखिरी पैरा बिना पूछे लिख देती है। इसी तरह जापान में एक दिन अचानक भूकंप आया और उसके कुछ ही घंटे बाद सुनामी और फिर परमाणु संयंत्रों में विस्फोट। लोग घरों से दौड़ते हुए समझ ही नहीं पाए कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, जो कल तक बिल्कुल सामान्य थी, आज अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल लिखा भी जाएगा या नहीं। इंसान सोचता है कि वो भविष्य की योजना बनाकर सुरक्षित है, लेकिन मौत ये साबित करती है कि योजना का कोई भरोसा नहीं। भरोसा उस अनदेखे मोड़ पर है जहां कहानी कभी भी कट सकती है। अगर मौत इतनी निश्चित है तो क्या हमारी कोशिशें बेकार हैं? बहुतों को यह सवाल बेवकूफी लगेगा, पर सच ये है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग इस सवाल से डरते रहे हैं। एक बार फ्रांस में एक लेखक ने लिखा था, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों सुबह उठता हूं जब खत्म होना तय है। लेकिन खत्म होना ही तो इंसान को जीने की वजह देता है। जैसे किसी सीमित समय वाला खेल, अगर समय अनंत हो तो जीत की अहमियत खत्म। जिंदगी सीमित है, इसलिए हर पल महत्वपूर्ण है। सवाल यह नहीं है कि हम मरेंगे, सवाल यह है कि मरने से पहले जीने का मतलब क्या समझते हैं। भारत में एक किसान की सोच को देखो। वो जानता है कि बारिश आए भी न आए भी फसल उसके हाथ में पूरी तरह नहीं, फिर भी हर साल खेत तैयार करता है। वो इस उम्मीद पर चलता है कि कोशिश इसलिए नहीं जरूरी है कि उसका फल मिलेगा, बल्कि इसलिए कि कोशिश करना ही मनुष्य होने की निशानी है। यही वो जगह है जहां इंसान मौत से ऊपर उठता है। अगर नतीजा ही सब कुछ होता तो मेहनत करने का मूल्य खत्म हो जाता। पर इस खोज में एक और डार्क मोड है। कई लोग खुद को अर्थ ढूंढते ढूंढते इतनी दूर ले जाते हैं कि अपनी मन की आवाज ही खो देते हैं। जैसे सोवियत रूस में एक लेखक को सरकार के खिलाफ लिखने पर वर्षों जेल में रखा गया। उसकी दुनिया 4 दीवारों में बंद थी, लेकिन उसने जेल में बैठकर ही लिखना जारी रखा, क्योंकि उसके लिए अर्थ बाहरी आजादी में नहीं, अपनी सच्चाई बोलने में था। मौत उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि वो समझ चुका था कि अर्थ डर से नहीं, जिद से पैदा होता है। इसलिए सवाल जिंदगी का नहीं, नतीजे का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या इंसान अपनी कहानी खुद लिख रहा है या बस दुनिया के बनाए किसी स्क्रिप्ट में अपना रोल निभा रहा है। और अगर मौत किसी दिन आखिरी पन्ना बंद कर दे, तो क्या इंसान कह पाएगा कि उसने अपनी आवाज, अपनी यात्रा और अपनी समझ के साथ जिया? यही वो सवाल है जो इस किताब को वही खत्म नहीं होने देता, बल्कि दिमाग में चुभा देता है कि अर्थ हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा है, और उसे खोजने का काम कोई और नहीं, सिर्फ इंसान खुद कर सकता है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में असली सफर तो अब शुरू होता है, क्योंकि हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी जिंदगी वही सवाल पूछती है, हम जी क्यों रहे हैं, किसका रास्ता चल रहे हैं, और क्या हम सच में अपनी सोच से जी रहे हैं या दुनिया की बनाई हुई पटकथा पर। अगर इस पूरी ऑडियो बुक ने दिमाग में कहीं एक खिड़की खोली हो, कहीं कोई ऐसा सवाल जगाया हो जो सोने न दे, तो समझो आपकी सोच अब उसी सफर पर कदम रख चुकी है जिस पर सोचना ही सबसे बड़ी जीत है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए, इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा
आपके दिल या दिमाग में सबसे ज्यादा लगा? कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा हिलाता हुआ लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, कुछ नया सोचने को मिला, तो इस मेहनत को आगे बढ़ाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसी ही और किताबों में छुपे दिमाग हिला देने वाले सवाल लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, पर जाते जाते एक आखिरी सवाल साथ ले जाइए। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपने चुनी है, या वो जिसे दुनिया ने आपके लिए चुन दिया?